हे गाइस वेलकम टू केम शास्त्रा कि जैसे आपको पता है हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर चालू किया हुआ है फ्रॉम योर न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। और आज ये सॉल्यूशंस का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी। तो ये दो चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने 20 लाख करोड़ के ऊपर कितने जीरो होते हैं वो काउंट करके आपका हो चुका होगा। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और कुछ सोल्यूबिलिटी और अपना केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि जो सिलेबस में आने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द टूडेज लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, सोल्यूबिलिटी का फैक्टर्स कौन से कि जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वो एक बार होने के बाद फिर हम लोग अपना आगे का चैप्टर चालू करेंगे। मतलब चैप्टर तो चालू हो गया है, उसके आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, तो सोल्यूबिलिटी इज दी व्हाट सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो हर एक सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी है। जो सोल्यूबिलिटी ऑब्वियसली हम लोग सोल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं, तो आपको जैसे पता है सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसमें से सोल्यूट का जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट गेट्स डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखा है, ये पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आना चाहिए कि solubility is a temperature dependent. That means if you are going to change the temperature, your solubility of a specific solute in solvent will change for sure. Okay, moving on to the next point is the solubility of a solute is its maximum concentration. ओके, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। कल भी आपको मैंने बोला था कि जब हम लोग बोल रहे थे कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना डिजॉल्व होगा, तो वो होता है उसका मैक्सिमम लिमिट सोल्यूट का जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है। एंड ऑब्वियसली दैट्स द रीजन व्हाई सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड इन दिस वे कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। तो कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट गेट्स डिजॉल्व इन कितने लीटर ऑफ your solution, that is called the solubility for a particular solute in that particular solution, जो मोल पर लीटर यूनिट से हम लोग डिफाइन करते हैं। मूविंग ऑन टू द अनदर स्टफ, तो ये सोल्यूबिलिटी सिंपल चीज़ है। अगर सोल्यूबिलिटी इसके पहले एक लेक्चर नंबर सेकंड है, वो भी एक बार ज़रा देख लेना ताकि आपको समझे। सोल्यूबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है जो ऑलरेडी उस वीडियो में, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सोल्यूबिलिटी इज नथिंग बट इन सिंपल टर्म्स इफ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सोल्यूबिलिटी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूबिलिटी की जो डिजॉल्व हो सकता है इन अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। सो हर एक सोल्यूट के लिए सोल्यूबिलिटी उसका इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट्स अलग रहता है। एंड ऑब्वियसली इफ यू चेंज द टेम्परेचर योर सोल्यूबिलिटी आल्सो चेंजेस। अगर आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप क्या टेम्परेचर चेंज करते हो तो सोल्यूबिलिटी बदलता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑब्वियसली टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी? द फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। तो नेचर क्या है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, दैट आल्सो मैटर्स। तो अगर सिंपल ब्रॉड टर्म्स में हमें क्लासीफाई कर रहे हैं, हम लोग केमिकल ब्रॉड टर्म्स में कैसे क्लासीफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड। ठीक है, तो ये दो क्लासेस है, इनऑर्गेनिक बेस्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिक बेस्ड केमिकल्स। तो आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन कौन सा है, दैट मैटर्स। कि सोल्यूट आपका इनऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट आपका इनऑर्गेनिक है, तो दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोगों ने बचपन से सुना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अफिनिटी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अफिनिटी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा होता है। एंड दैट्स द रीजन कि अगर आपका सोल्यूट इनऑर्गेनिक है, दैट्स द रीजन अगर आपका सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक है, they will have a greater chances of having a good solubility as compared to the combination when your solute is going to be inorganic and your solvent is going to be organic. And that's the reason if you'll see, water is what, it's a universal solvent. Many of your what inorganic solutes get easily dissolved in the inorganic solvent, which is a water in this case. Okay, so nature of solute and solvent matters, that's the first point. Compounds with a similar chemical characters. Now some compounds with a similar chemical characters are more readily soluble in each other than those with entirely different chemical characters. So that's a simple broad classification, organic based है या inorganic based है। तो organic based solute है तो organic based solvent में dissolve होगा easily, inorganic based solvent में easily dissolve नहीं होगा। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होता, बट उसका solubility as compared to its solubility in the organic based solvent will be very less। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास इनऑर्गेनिक बेस्ड सोल्यूट है तो उसका सोल्यूबिलिटी इनऑर्गेनिक बेस्ड सॉल्वेंट में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हैविंग द सोल्यूबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका मतलब मैं जब बोलता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब अगर मेरे को सिंपल बताना है कि आइडियल सिचुएशन क्या है सोल्यूबिलिटी के लिए, अच्छा सोल्यूबिलिटी कौन देगा, जब आपका सॉल्यूट भी इनऑर्गेनिक है और आपका सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक है, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड सोल्यूबिलिटी। Similarly, when your solute is organic and your solvent is also organic, then they are also going to have the greater solubility.
So like dissolves like, inorganic dissolves inorganic, organic dissolves organic. That's simple logic. Okay. Moving on to the next point is substances having similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. So जो molecules है कि जिनका intermolecular forces they are same, they are likely to be soluble in each other. So that's the second point that you got to understand. So generally polar solute dissolves in polar solvent. So inorganic based molecules are mainly they are what, they are polar solute. So NaCl अगर आप देखोगे तो NaCl can easily get into the two ions Na plus and Cl minus ion, and water molecule obviously this is also one of the polar solvents. So polar solvent gets easily, polar solute get easily dissolved in a polar solvent on parallel lines. Obviously your non-polar solute easily get dissolved in a non-polar solvents. ठीक है. Moving on to the next thing is, this is because those, what is the main reason कि ऐसा क्यों होता है? This is the reason because the solid solute, solid solvent and solvent solvent interactions are very much similar in the similar kind of compounds. So जिनका chemical character same रहता है उनमें solid solid, solid solvent and solvent solvent interactions are more or less same. अगर आपको ये पता करना है solid solid, solid solvent, solvent solvent interaction क्या होता है, उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है. तो थर्मोडायनेमिक्स का प्लेलिस्ट में सर्च करो, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरैक्शन देख सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में, जहाँ पे ये 3 काइंड ऑफ इंटरैक्शंस एक्जैक्टली कैसे होते हैं एंड हाउ देयर एंथैल्पी चेंजेस, वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो अगर इसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर एंड गेट टू नो मोर अबाउट इट. That's all about the nature of a solute and solvent. So this way से nature of solute and solvent important role play करता है in the solubility. Next point is, if you want to talk about, is the effect of temperature on solubility. तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सोल्यूबिलिटी में, वो मुझे जानना है. तो देर आर 2 प्रोसेसेस, आपको पता है कि 2 होता है. ग्राफ को फोकस मत करो, पहले सिर्फ प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. भाई एंडो क्या होता है? एंडो क्या होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ. अगर कोई प्रोसेस में हीट इज, अभी 2 चीजें देखो, थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग बोलते हैं सिस्टम है, सराउंडिंग है. तो सिस्टम मतलब ऐसी चीज की जहाँ जिसमें तुम लोगों ने वो सिस्टम क्या होता है, तो जो आपने जो यूनिवर्स है उसमें से एक आइसोलेट किया हुआ चीज की जिसमें आप स्टडी कर रहे हो कुछ. तो आपका बीकर, आपका कोनिकल फ्लास्क जिसमें रिएक्शन कर रहे हो, जिसमें आप प्रोसेसेस अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट आर व्हाट योर सिस्टम्स. सो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर दोस कि जब सपोज अगर मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैं कुछ कर रहा है, तो उसमें अगर ये बीकर में जो रिएक्शन है वो अगर एनर्जी, हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा है इन बीकर कि जहाँ पे एक रिएक्शन है या तो प्रोसेस है कि जो हीट बाहर देता है आफ्टर the reaction, after the completion of the process, and that is the exothermic process. Endo matlab it will take inside the heat, exo matlab it will give out the heat in the form, obviously energy in the form of a heat. Okay, so that you got to understand exothermic processes, endothermic processes. Okay, now let's try to understand something. Heat जो बाहर जा रहा है, that is going in terms of, going in the form of energy, right? अगर आपके पास ये रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, KCl, दिस इज अ रियल एग्जांपल. KCl इन द सॉलिड स्टेट, अगर आप पानी में उसको डिसॉल्व करते हो तो आपको मिलता है K प्लस आयन इन द एक्वियस स्टेट एंड Cl माइनस आयन इन द एक्वियस स्टेट. बहुत बचपन वाला रिएक्शन है, सिंपल आयन डिसोसिएशन और कुछ तो है नहीं, बट दिस प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. दिस प्रोसेस एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट, दिस रिएक्शन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, विल एब्जॉर्ब हीट. ठीक है. अभी अगर सपोज मैं टेम्परेचर, आई कैन डू 2 थिंग्स, आइदर आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर और आई कैन डिक्रीज द टेम्परेचर. अगर मैं रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएगा और अगर मैं रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाएगा तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ये रिएक्शन का नेचर क्या है? इसका रिएक्शन का नेचर है ये एंडोथर्मिक है. इसको सराउंडिंग से हीट चाहिए, इसको सराउंडिंग से एनर्जी चाहिए. अगर मैंने एक बर्नर लिया, ये डिसोल्यूशन कर रहा था, बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर वो बीकर रखा, ठीक है, जस्ट आपको सिंपल ये नीचे बर्नर रखा, ये ट्राइपॉड है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बीकर है, बीकर में KCl है, उसमें वाटर डाला हुआ है और मैं अभी इसको हीट कर रहा है. रिएक्शन का इननेट बिहेवियर क्या है, रिएक्शन का खुद का बिहेवियर क्या है? उसको एनर्जी लेना है, तुम लोग एनर्जी दे रहे हो, तो जो उसको चाहिए वो तुम कर रहे हो. अगर उसको जो चाहिए उसके फेवर में तुम काम कर रहे हो, तो उसको जो चाहिए वही तुम दोगे, तो इसका क्या होगा, ये प्रोसेस का स्पीड बढ़ेगा. ठीक है, इसका सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा. प्रोसेस कौन सा है? सोल्यूबिलिटी इसका बढ़ेगा. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा. इसका इननेट बिहेवियर है कि इसको एनर्जी चाहिए, तुम लोग उसको दे रहे हो, तुम लोग उसके फेवर में काम कर रहे हो, तो वो स्पीड बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी उसका बढ़ेगा. अगर ऑन द अदर साइड आपने टेम्परेचर कम किया, उसका बिहेवियर क्या है? एंडोथर्मिक. उसको एनर्जी चाहिए, कहीं से भी मिले चाहिए, तुम लोग उसको एनर्जी और कम कर रहे हो, उसका सराउंडिंग से जहाँ से एनर्जी ले सकता है वो, तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो सोल्यूबिलिटी कम होगा. तो अगर फेवर में काम करोगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, अगर अगेंस्ट में काम करोगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगा. ये समझो मैंने क्या बोला. अगर फेवर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा. अगर अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो सोल्यूबिलिटी घटेगा. ठीक है, अगर फेवर में काम कर रहे हो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, अगर अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो सोल्यूबिलिटी घटेगा.
तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी तो ऑब्वियस है, अगर ये एंडोथर्मिक के लिए ऐसा लॉजिक है तो एक्सोथर्मिक में कैसा लॉजिक होगा रे, उल्टा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, द प्रोसेस विच विल गिव आउट एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी बाहर फेंकेगा। अभी तुम्हारे पास दो चीज़ है, सेम सिस्टम, मैंने वही ट्राइपॉड लिया, ट्राइपॉड हीरो, ठीक है, आपने ट्राइपॉड के नीचे बर्नर लगा दिया, बीकर लिया, बीकर में कैल्शियम क्लोराइड लिया, पानी डाला उसमें, डिजोल्व कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, सोलिबिलिटी चेक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अभी क्या होगा, अभी मैं टेम्परेचर बढ़ाएगा, बूम, अभी मैं टेम्परेचर घटाएगा, दो चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, उसका बिहेवियर क्या भाई, उसको एनर्जी बाहर फेंकना है, तो उसका और उसका एनर्जी बढ़ा रहा है, तो उसको क्या होगा यार, उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो अगर अगेंस्ट में काम करेगा तो इन दिस केस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी घटेगा, समझा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, सोलिबिलिटी बढ़ा, क्यों, एंडोथर्मिक प्रोसेस था। टेम्परेचर कम हुआ, सोलिबिलिटी कम हुआ, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस था। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको एनर्जी खुद को बाहर फेंकना है भाई, तो उसको और एनर्जी दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी कम होगा, जब टेम्परेचर कम करोगे तो ऑब्वियसली सोलिबिलिटी बढ़ेगा। तो कौन सा प्रोसेस है वो मैटर करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेदर यू हैव एंडोथर्मिक प्रोसेस और वेदर यू हैव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दैट्स नॉट द ओनली वन पैरामीटर अगेन, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एंडोथर्मिक है मतलब ऐसा ही होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है मतलब ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज इफ यू नो थर्मोडायनामिक्स में जब आप जाते हो तो सिर्फ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन डिसाइड नहीं करता, अलॉन्ग विद दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक अलग पैरामीटर आ जाता है, बट इन जनरल इफ आई वांट टू डिफाइन फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर your solubility will increase, with the decrease in temperature your solubility will decrease, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, solubility बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, solubility कम होगा, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच इज कैल्शियम क्लोराइड वाला रिएक्शन इन दिस केस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, सोलिबिलिटी कम होगा, क्यों, क्योंकि तुम रिएक्शन के प्रोसेस के उल्टा कर रहे हो, उसको एनर्जी खुद को बाहर फेंकना है तो उसके ऊपर और डाल रहा है भाई, मतलब तो उसको बर्डन कर रहा है, ठीक है। तुमको काम पढ़ाई नहीं करना, मैं चार बुक ला के तुम्हारे मुंह पे रख देगा, तुम लोग क्या बोले, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम लोगों को खेलने जाना है, तुम लोगों को मैं बोलेगा घर पे बैठो, तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हारे अगेंस्ट कर रहा हूँ, फॉर में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग इन अ फेवर ऑफ अ प्रोसेस दैट विल give a boost, that will enhance the process. If you're doing something against the process, that will what, that will suppress the process का behavior. That's what you're doing in this case. So endothermic के लिए टेम्परेचर का फंडा अलग है, फॉर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर का फंडा अलग है। कंक्लूजन रिमार्क अगर मेरे को देना है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ेगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, सोलिबिलिटी कम होगा। फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ेगा, सोलिबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगा। सो आई कैन से फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बट फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें कंक्लूजन रिमार्क में डालना हमें आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बोला, द solubility ऑफ अ gases इन अ वाटर यूजुअली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स अ फर्स्ट थिंग फॉर अ सॉलिड एंड लिक्विड वी वर टॉक्ड अबाउट। सॉलिबिलिटी गैसेस का क्या होता है, इन अ वाटर यूजुअली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो बताने की बात है नहीं भाई, सिंपल फंडा है। क्या आपने देखा है कभी, जब आप बाहर से एरेटेड ड्रिंक्स लाते हो, थम्स अप, कोको कोला जो पसंद आता है बहुत पीने में, उसको जब ओपन करते हो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसका एफर्वेसेंस उसमें से निकलना चालू होता है। क्यों निकलता है, प्रेशर इज अ वन पैरामीटर, उसको साइड में रखो फॉर अ मोमेंट, टेम्परेचर ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर। अगर आप उसको हीट करोगे, बॉइल्ड जो गैस रहता है वो इजीली एस्केप हो जाता है, तो सोलिबिलिटी जो है गैस का, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कम होता है। तो सोलिबिलिटी फॉर अ गैसियस सोल्यूट, अगर आपका सोल्यूट गैसियस स्टेट में, तो सोलिबिलिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना जल्दी वो बाहर एस्केप होगा। तुमको जाना ही था, तुमको रोक के रखा था मैंने, टेम्परेचर लोअर डाउन करके। कभी देखा है कि एरेटेड ड्रिंक्स को कभी फट ओवन में स्टोर किया हुआ नहीं करता ना कोई। अगर जिसके पास फ्रिज में जगह नहीं है वो बाहर तो रखेगा रूम टेम्परेचर पे, पर ओवन में तो कभी रखते नहीं है ना गर्म करने के लिए। क्यों, बिकॉज अगर ओवन में रखेंगे तो उसका प्रेशर बिल्टअप होगा, बम ब्लास्ट हो सकता है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो आप क्या करते हो, आपको उसको फ्रीजर में रखते हो एट अ लोअर टेम्परेचर। तो जो भी सोल्यूबलाइज गैस है भाई, एरेटेड ड्रिंक्स में होता क्या है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भाई दबा के अंडर फुल प्रेशर, अंडर लोअर टेम्परेचर दबा के रखा है वाटर के साथ, जो देता क्या है तुमको, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको बहुत बड़े हम लोग प्यार से पीते हैं, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का पैसा है भाई, और शुगर का, ओके। सो इफ यू विल सी दिस, solubility of gases is inversely proportional to the temperature, टेम्परेचर बढ़ेगा, solubility ऑफ गैसेस, अगर सोलिड आपका गैसेस स्टेट में तो उसका solubility कम होता है, ठीक है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, करके देखो, ठीक है। कभी एरेटेड ड्रिंक गलती से बाहर से लेके, अभी लॉकडाउन है तो अभी तो लेने जा नहीं सकते, और बाद में कभी लेके आओगे तो हीट करना, उसको एफर्वेसेंस जल्दी उड़ता है, उसका मतलब जो भी ट्रैप्ड गैस है, जो भी सोलिबलाइज गैस है, वो जल्दी एस्केप होता है, बिकॉज आपने उसको एनर्जी दिया टू एस्केप इन द नेचर। वो गैस को बाहर ही निकलना था, उसको आपने मौका दे दिया, सो उसके फेवर में काम किया आपने, ठीक है।
दैट्स थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अभी ये ग्राफ दिया हुआ है बुक में, साला ये क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ ग्राम ऑफ सोलिड पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व होता है। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, तो हर एक का अलग अलग नेचर है। यहाँ पे क्या स्केल क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 0 to 100 टेम्परेचर इंक्रीजिंग व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस ग्राफ, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है, सोलिबिलिटी ऑब्वियसली वो भी बढ़ रहा है, कितना ग्राम, अभी सोलिबिलिटी क्या है, कितना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम में, तो ये बढ़ रहा है मतलब अच्छा है ना। अभी 250 ग्राम भाई, ये तो देखो 250 200 के बीच में 100 ग्राम पानी में ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर 240 ग्राम ऑफ KNO3 डिसॉल्व होता है, साला क्या सोलिबिलिटी, मस्त, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो अगर आप यहाँ पे एक 3 ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो पहले ये 3 ग्राफ देख लेते हैं, तो विल गो पॉइंट वाइज, ठीक है। KNO3 व्हाट इज हैपनिंग एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सोलिबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सोलिबिलिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ग्राफ दिया है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। NaNO3 का क्या है, NaNO3 का ग्राफ भी देखो यार, सुफ, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सोलिबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, सोलिबिलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, सोलिबिलिटी ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। अब ये 250 इसका सोलिबिलिटी इतने ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं है। सो रूम टेम्परेचर समवेयर अराउंड वही है 30, तो उस टाइम उसके टाइम पे इसका वैल्यू कितना है, इज 50 ग्राम, ठीक है। तो ज़्यादा खुश मत हो जाना, 240 ग्राम ऑफ KNO3 में 100 ग्राम पानी में डिजोल्व कर सकते हैं, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट एट अ रूम टेम्परेचर। NaBr इसका क्या है भाई, इसका भी सोलिबिलिटी बढ़ रहा है एज यू आर मूविंग फ्रॉम टेम्परेचर कर रहे हो, बट ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है। तो कोई ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, कोई स्लोली बढ़ रहा है। अगर KBr देखोगे, जुफ, ये भी रॉकेट जैसा उड़ रहा है, मतलब टेम्परेचर जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा वैसा सोलिबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। कितना ग्राम डिजोल्व हो रहा है, पहले 0 पे 50 हो रहा था, अभी यहाँ पे 100 के ऊपर हो रहा है, 110 ग्राम हो रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बाद में कौन है नीचे भाई, KCl है, तो KCl का सारा ग्राफ कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। सो KCl भी क्या हो रहा है, सोलिबिलिटी बढ़ रहा है, बट ड्रास्टिकली नहीं, स्लोली बढ़ रहा है। देन NaCl, ये भी थोड़ा सा सोलिबिलिटी इसका स्लाइटली बढ़ रहा है, बट ड्रास्टिकली नहीं, स्लोली बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट Na2SO4, सबका बढ़ रहा है, ठीक है, कोई ड्रास्टिकली कोई स्लोली। ये भाई देखो, ये भाई ऊपर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका सोलिबिलिटी कम हो गया। दैट मीन्स इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, योर सोलिबिलिटी इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो सब हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, समझा, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये ग्राफ दिया हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स व्हिच विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर विद द चेंज इन द टेम्परेचर। And the last factor which decide the solubility or which affect the solubility is effect of pressure on solubility। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है सोलिबिलिटी के ऊपर। सॉलिड एंड लिक्विड उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं, वाई, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कितना बढ़ाना है उतना सोल्यूट है तुम्हारा, ठीक है, सोल्यूट तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, बिकॉज दैट इज इनकम्प्रेसिबल। गैसेस को फर्क पड़ेगा। और अगर आपको याद है अच्छे से, मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल में बोला था, एरेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, एंड दैट गिव्स यू कार्बोनिक एसिड। मतलब जितना हाई प्रेशर डालोगे उसको आप अंदर उसको ज़बरदस्ती भर रहे हो, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए बोल रहे हो, तो सोलिबिलिटी उसका बढ़ेगा। सो एज योर प्रेशर विल गो अप, योर सोलिबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो यू बाय दिस एक्सपेरिमेंट, अ वेरी सिंपल स्टफ, ठीक है। तो ये भाई आपके पास एक बीकर है जिसके ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन हवा में अपना, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, काउंट करते हैं यार कितना है यहाँ पे, जस्ट लेट्स काउंट द मॉलिक्यूल्स। तो ये सपोज आप इमेजिन कर लो कि आपका एरेटेड ड्रिंक में बना रहा है, ये जो सर्कल सर्कल वाली चीज़ें हैं, दिस आर दी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और ये अपना रेड वाला दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेफ्ट में फोकस करो पहले, देखते टोटल कितना मॉलिक्यूल्स है बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में, ठीक है। 10 सॉलिड मॉलिक्यूल जो गैसेस फेज वाले वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गए, मतलब सोलिबलाइज है। बाहर कितने हवा में, 1 2 3 4 5, और 5 वाले जो फ्री है। अभी पिस्टन क्या करेगा, मैं धीरे धीरे इसको प्रेशराइज करेगा और इसको नीचे लेके जाएगा। जैसे ही नीचे लेके जाएगा क्या होगा, ये वॉल्यूम कम होता है, इसकी वजह से ये प्रेशर बीच में यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसा जैसा तुम प्रेशर बढ़ाएंगा वैसा वैसा, अभी ये यहाँ पे इमेजिन कर लो दिस इज एट अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर का एंड अंदर का प्रेशर सेम है। यहाँ पे मैं क्या करेगा, इसके ऊपर वेट रखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इतना वेट रखेगा कि ये 1 एटमॉस्फेयर से जाके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाए, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया आपका, 2 एटमॉस्फेरिक बन गया। उसके वजह से पिस्टन नीचे मूव होगा, पिस्टन ऐसा ही मूव नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे, और ये देखो ये पिस्टन उससे नीचे है, तो उसके वजह से क्या होगा, अभी अभी आप यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लिक्विड में 13 गैसेस मॉलिक्यूल चले गए, और हवा में कितना बचा, 2 गैसेस मॉलिक्यूल्स, टोटल 15 थे, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर प्रेशर अगर कंसिडर करते हो, तो 10 गैसेस मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड फेज में,
5 थे गैसेस फेज में ही थे, ऊपर ही थे। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे और 3 नीचे आ गए, तो 13 मॉलिक्यूल्स टोटल लिक्विड फेज में चले गए, मतलब सोलिबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे, अगर इमेजिन करते दिस इज अ 10 ml ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के इन 10 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स है, 13 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑब्वियसली अभी जब मॉलिक्यूल बोलते हो तो उसका वेट निकालोगे और नंबर ऑफ मोल्स ही आएगा आगे जाके, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो बोलना मत साला मोल्स या मॉलिक्यूल्स, मोल्स पर लीटर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो 13 मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड का इन 10 ml, सेम 10 ml ऑफ वाटर। तो सोलिबिलिटी बढ़ गया बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल अभी ज़्यादा बन गए, सोल्यूट अभी ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगा, कौन सा प्रेशर है बाबा, एक्सटर्नल प्रेशर, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस सोल्यूट विल इंक्रीज इन अ रिस्पेक्टिव सोल्यूशन। समझा, चमका। कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास पूछो, मैं इधर ही, मैं किधर नहीं जा रहा है। ओके ओके, एंड द लास्ट थिंग इज द ऑनलाइन क्लासेस जो आपके लिए हम लोगों ने ओपन किए हुए हैं। अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है, दिस आर गोइंग टू बी द ऑनलाइन क्लासेस। फॉर द डिटेल्स वो ओके, बिफोर डिटेल्स वो हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, 11th 12th IIT JEE नीट CET प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे आपको फॉर अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स कॉल ऑन दिस नंबर 9967025450। दिस आर गोना बी ऑनलाइन क्लासेस, बैच साइज होगा 10 बच्चों का, 10 बच्चे के ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स, दिस आर गोइंग टू बी द लाइव लेक्चर्स। अगर कोई मिस किया, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जो आप देखने के बाद जो भी अगर ज़्यादा डाउट कुछ रहेगा आप नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो रिस्पेक्टिव फैकल्टी को। लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज। तो हमारे पास सब 30 मार्क आने हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक का हीरो, फिजिकल का हीरो, इनऑर्गेनिक का हीरो। सो हर एक अपने अपने एरिया में जो प्रो लोग हैं वो आपको पढ़ाएंगे। फिजिबिलिटी टू ज्वाइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ज्वाइन करना है दैट ऑल्सो यू कैन डू, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर सेपरेटली, जिसके लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी एट अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर। ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी सोचो मत, वो नंबर पे कॉल करो और डिटेल्स ले लो। And lastly is the platforms where we are present. So you can join us on a Facebook, which is www.facebook.com/gameshastra. So this is our official group which you can join, कि जहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली वी आर ऑन यूट्यूब, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो तो देख लिया ना, अभी तो सब्सक्राइब करो ना। अच्छा पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, बच्चों ने बोला 10 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा तो अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा मैं ज्ञानी नहीं रहूँगा, लेकिन थोड़ा तो अच्छा पढ़ा ही लेता हूँ। तो उतना सब्सक्राइब कर लो, ज़रा थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर लो यार, ठीक है। फ्रेंड्स को बोलो यार, कोई तो है आया है नया बाबा, अजिन के बाबा, जो प्रवचन देता है केमिस्ट्री का। एंड वी ऑल्सो हैव इंस्टाग्राम पेज विच इज़ www.instagram.com/gameshastra, जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, हमारे जो कोड्स है वो आप देख सकते हो, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। देर आर ऑल्सो फ्यू ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स जिसके ऊपर हम लोगों ने बनाए हुए कुछ इमेज फॉर्मेट में, वो आप देख सकते हो। वी हैव आवर ओन वेबसाइट दैट इज www.gameshastra.com। यहाँ पे आप ये तीनों चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव द ब्लॉग्स, वी ऑल्सो हैव द केमिस्ट्री नोट्स जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो वो आप साइट पे जाके पढ़ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बता देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ दूसरा टॉपिक चाहिए तो जल्दी मेरे को बता दो, बिकॉज मैं सब्सक्राइबर जो बताता है वही टॉपिक लेता है। मेरे को एक सब्सक्राइबर है मोहित करके सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला था कि सर सोल्यूशन चालू करो, मैंने सोल्यूशन चालू किया। तो योर विश इज माई कमांड। आप बोलो कि दूसरा अगर ऑर्गेनिक का कुछ चालू कर रहे हैं, विल स्टार्ट विद दैट एज वेल। साइमल्टेनियसली चलेगा, दो टॉपिक हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।